1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 लीटर जल हो, 40 डिग्री सेल्सियस हो, को आपस में मिला दें तो पूरे जल का तापमान क्या होगा। देखिए ऐसे टाइप का क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास इधर फ्लास्क है और दूसरा इधर है। इधर 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, इसमें कोई अन्य टेम्परेचर वाला यानी 40 डिग्री सेल्सियस है। तो जब आपस में मिला करके दोनों को कंबाइन करके एक नया मिक्सचर तैयार किया जाता है तो हमेशा ही जो नए मिक्सचर का टेम्परेचर है वो दोनों के बीच में लाइज करेगा, यानी कि दोनों के बीच में रहेगा टेम्परेचर। अब डिटेल में आंसर में हमने देख लिया है इसका। अब चेक करते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें ठीक होना चाहिए। देखिए सबसे जो इसमें फर्स्ट है वो है 10 डिग्री से कम, बिल्कुल आंसर गलत है। 40 डिग्री से अधिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है कि 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री के बीच में, जैसा कि हमने अभी पहले आपको बता दिया कि दोनों टेम्परेचर के बीच में ही लाइज करेगा। एक बार डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसकी। देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, जब आप 1 लीटर जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है और 40 डिग्री सेल्सियस वाले के साथ मिलाते हैं तो तापमान की समान अनुपात में मिश्रित होते हैं, जिससे आपको अधिकतम 20 डिग्री के तापमान वाला पूरा जल मिलता है। इसलिए जो उत्तर है सी आंसर जो हमारा ठीक होगा, 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है, बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा। देखिए बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डालने की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं। बर्फ़ है एक तरफ हमारे पास में और इसमें लकड़ी का चम्मच डालना है। तो ऑप्शन देखते हैं। चालन के कारण दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा, बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चालन के कारण कम हो जाएगा, ये भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि चम्मच जो है लकड़ी का चम्मच जो है कुचालक मटेरियल है, यानी कि इंसुलेटर है। अब कुचालक है तो एक सिरे से दूसरे सिरे गर्म ही नहीं होगा। कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगला है सुचालक होने के कारण, सुचालक का आंसर कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, जैसा कि आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से, देखिए जब सेम डिग्री टेम्परेचर हो, हमारे पास दो पदार्थ हों और दोनों पदार्थों का जो टेम्परेचर है वो सेम ही रहे। मान लीजिए एक तरफ तो जल है और दूसरी तरफ है गर्म लोहा। तो यदि दोनों का टेम्परेचर सेम दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो और दोनों को आपस में मिक्स करें तो दोनों का जो तापमान है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में थोड़ा एफर्ट लगता है, थोड़ा समय लगता है, ताकि हम आपको अच्छा सा कंटेंट दे सकें, आपको अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। अदरवाइज़ हमारा कोई ज़्यादा इसमें एम नहीं है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, लगभग केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। देखिए इसमें हमको थोड़ी सी इसमें साइंस समझनी पड़ेगी। जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है हमारा क्या, सबसे ज़्यादा घनत्व रहता है पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब 4 डिग्री जो सेल्सियस है, केल्विन और सेल्सियस के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 273 में हमको कितना ऐड करना है, केवल 4 डिग्री और ऐड करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 277 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। यानी कि सी इसका जो है राइट आंसर होना चाहिए। मैं इसको कलर कर देता हूँ अलग डिफरेंट कलर से। सी कलर जो है, सी आंसर इसका राइट आंसर है। आप इसमें नीचे भी डिटेल में देख सकते हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है 37 डिग्री तापमान पर लगभग के बराबर होता है। चलिए इसको देखते हैं। 37 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर है वो किसके बराबर होता है लगभग। तो ऑप्शन सभी फ़ारेनहाइट में है, तो इसलिए हम फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अब इसमें हमें 37 डिग्री रखा हुआ है, तो 37 को ऊपर रख देंगे अपॉन में 5, और इधर हमारे पास में आ जाएगा F-32/9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो निकल करके आने वाला है 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 98.6।
और दूसरा एक और जनरल बात मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता दूं कि जब भी आपको ऐसे देने लगे कि जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है और बताइए फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो जनरल सी बात है कि जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो किसका होता है, ह्यूमन का होता है। यानी कि ह्यूमन का जो एडल्ट ह्यूमन है उसका जो सेल्सियस पे टेम्परेचर आता है वो 37 डिग्री होता है, जो कांच वाला होता है। यानी कि कांच पे कितना आता है, कांच वाले जो थर्मामीटर होता है उसमें 37 डिग्री सेल्सियस। फॉरेन हाइट पे हमेशा 98.6 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये आप लिख लें, पहले इसको कंप्लीट कर लें, तो ये आंसर भी आपका एक्यूरेट लगभग आता है। नेक्स्ट अब इसके आगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। पुनः वही क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ इन्होंने बोला है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सी की वैल्यू क्या रख दी है इस बार, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको रख सकते हैं, सी की जगह पे 0 हो जाएगा तो ये टोटली इधर चला जाएगा, यानी कि F इज इक्वल टू 32 ही आ जाएगा इसका आंसर निकल करके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आंसर नंबर डी आंसर हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। यदि आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझते हैं तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। नेक्स्ट है इसके आगे, किसी वस्तु में ऊष्मा चालन की जो दर होती है किस पर निर्भर नहीं करती। देखिए ऊष्मा चालन की जो दर होती है, नंबर 1 है इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि घनत्व सामग्री की ऑप्शन नंबर ए है सामग्री की घनता, यानी कि, और दो ऑप्शन है सामग्री के आयाम, ऑप्शन सी है घर्षण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें लिखा हुआ है कि वस्तु में ऊष्मा चालन की दर, ऊष्मा चालन यानी हीट कंडक्टिविटी जो होती है हमारी, भाई घनता पे तो डिपेंड करेगी, सामग्री किस पदार्थ की सघनता कितनी है, और दूसरा सामग्री के आयाम यानी लंबाई चौड़ाई पर भी डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप जानते हैं कि जो चालन होता है मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही चार्ज कैरियर होते हैं, लेकिन इसमें फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, यानी घर्षण कोई मायने नहीं रखता है। तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमसे नेगेटिव आंसर पूछा है। अगर आपको फिर भी और भी कुछ चीज़ें देखनी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसको एक बार यदि आप देख लेंगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन को भी, तो आप अच्छे से और भी क्वेश्चन को आंसर को इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसके आगे नंबर 8 में है 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है और थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन भी है, बट इसको हम करेंगे ज़रूर। देखिए हमसे कहा गया है कि एक 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है हमारा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, और दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आप जानते हैं कि बर्फ़ भी बनना जमना स्टार्ट हो जाती है यहीं पे ही। ये इन्होंने बोला कि पानी है यहाँ पर, और दूसरा जो बोला इन्होंने ये है बर्फ़। अब ये जो बर्फ़ है, आप सभी जानते हैं कि जो बर्फ़ होती है वो बर्फ़ जो बनती है अवस्था परिवर्तन में कुछ अपने पास एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। आइए देखते हैं अब इसमें ऑप्शंस को पढ़ते हैं ज़रा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, चूँकि बर्फ़ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण, थोड़ा सिस्टम लैकिंग कर रहा है, 1 मिनट रुको ज़रा। हाँ देखिए इसमें है, चूँकि बर्फ़ से तरल पानी में, इसको मैं इरेज कर देता हूँ दोबारा से पूरे तरीके से। चूँकि बर्फ़ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं, तो पानी के कण ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं। इसमें हमको ये समझना होगा कि पानी के जो कण होते हैं वो ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं। और इसके आगे है, चूँकि बर्फ़ से जल वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान रूपांतरण जल वाष्प बनी रहा, क्योंकि पानी को गर्म ही नहीं किया जा रहा है। चूँकि बर्फ़ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को विकिरित करते हैं, ये भी गलत है इसका आंसर। चूँकि बर्फ़ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ़ के कण ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। हाँ ये ऑप्शन लगभग इसका डी जो आंसर है वो ठीक लग रहा है। थोड़ा और मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए इसमें जो बताया गया है, ये कहा गया है कि जो बर्फ़ है, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ है, और दूसरी तरफ हमको दिखाया गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारा क्या है, पानी है, और दोनों ही क्या है,
किस में अधिक ऊर्जा होती है? तो आप जानते हैं कि जब बर्फ़ से पानी मेल्ट बनता है, यानी कि बर्फ़ से जब हमारा पानी बनना स्टार्ट होता है, तो ये गुप्त ऊष्मा को लेटेंट हीट कंजर्व कर लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। तो इसका आंसर जो है वो सी ही, डी आंसर ठीक है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि बर्फ़ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ़ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा टफ क्वेश्चन था समझने में, थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि जो आंसर्स थे वो लगभग मैचिंग में थे, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन था इसमें पहले से ही। नेक्स्ट अब इसके आगे, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। देखिए जो इसमें अंतरण का मतलब होता है यहाँ से ट्रांसफ़र, हीट का जो ताप का जो अंतरण है मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हैं कि गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइप में, इसका जो आंसर है बॉयलर भट्टियों में है। बॉयलर भट्टी, ये बॉयलर भट्टी कहीं ना कहीं आती होंगी प्रयोग में, लेकिन अभी इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से बॉयलर भट्टियों में होता है। चालन के द्वारा ऊष्मा का अंतरण ठोस में होता है। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का अंतरण संवहन द्वारा होता है, तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा के अंतरण में किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से पृथ्वी तक का अंतरण विकिरण रेडिएशन द्वारा होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करने वाली जो विधि होती है, जो लिक्विड्स होते हैं, यानी कि उनके लिए संवहन ही संबंधी होती है, कन्वेक्शन ही प्रोसेस चलता है। बाकी तो इसमें बायोलॉजिकल कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं करती है। तो आंसर इसका जो है ऑप्शन ए ही ठीक है। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ, गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। उस ठोसों में संवहन संभव नहीं है, किंतु तरल पदार्थों में संवहन ऊष्मा के संचरण की एक मुख्य विधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो पदार्थ की जो गति होती है, यानी कि उसके कणों की जो गति संभव होती है, वो संवहन में ही होती है, कन्वेक्शन में। इसका भी आंसर कन्वेक्शन ही है। अभी इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दी है मैंने पहले ही। नेक्स्ट है द्रव और 12 नंबर क्वेश्चन है, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? ताप अंतरण यानी कि हीट ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है वो कन्वेक्शन के थ्रू ही होता है। अभी अब बताया मैंने, तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक आपके। संवहन के बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि संवहन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माध्यम के कण ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि एक कण दूसरे कण को ऊर्जा देता है। और ये मुख्यतः जो होता है द्रव और गैसों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों? आप सभी जानते हैं कि जो ऊनी कपड़े होते हैं हमारे, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और कपड़ों के बीच में जो कुचालक स्थान बन जाता है, जो कि बैड कंडक्टर होता है, यानी कि लिखा हुआ है इसमें कि ऊन ऊष्मा की कुचालक है। ऊनी कपड़े जो हैं जाड़े में शरीर को निम्नलिखित कारणों से गर्म करते हैं। पहला तो ये कि ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊन जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। आप जानते हैं कि बैड कंडक्टर होती है, इंसुलेटर होती है, अतः शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा इसके बाद में कि ऊनी कपड़ों के बीच में जो छिद्र होते हैं उनमें हवा भर जाती है, जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण शरीर से ऊष्मा की हानि नहीं हो पाती। अब है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है, यानी ऊष्मा का कुचालक है, बैड कंडक्टर है? देखिए आप जानते हैं कि जो लकड़ी है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि ऊष्मा एक इसमें से पार नहीं निकल सकती, बाकी सब में निकल जाती है ज़्यादातर। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें बहुत आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसमें डिटेल में देख लेते हैं एक बार कि लकड़ी जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। विद्युत रोधी जो होती है, इंसुलेटर जो होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करते हैं, या जिनमें से होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा या ऊष्मा प्रवाहित होती है। लकड़ी जो है सूखी हुई होनी चाहिए। बैकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी आदि कुचालकों के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यह है बैरोसिलिकेट जो ग्लास होता है बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका कारण होता है
कि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यह सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? जो सोलर कुकर होता है उसका जो रंग होता है अंदर से काला रखा जाता है, ब्लैक बॉडी बनाया जाता है एक प्रकार से इसे। देखिए सोलर कुकर जो होता है, सौर कुकर या ओवन ऐसे उपकरण होते हैं जो खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर का रंग काला होता है जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। इसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता है तथा इस पर एक कांच का ढक्कन होता है जो अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाती है? देखिए जब कोई वस्तु पिघल जाती है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, इसको कहते हैं गलनांक। और गुप्त ऊष्मा आप जानते ही हैं, गुप्त ऊष्मा होती है किसी भी अवस्था परिवर्तन के बीच की जो ऊष्मा होती है, जैसे कि जल से क्या बनता है, बर्फ बनती है, तो बर्फ से और जल बनने के बीच में कुछ हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है, उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वथनांक बिंदु भी आप जानते हैं, क्वथनांक वो होता है जिस पर कोई भी द्रव या लिक्विड क्या उबलने लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। जिस ताप पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमांक बिंदु। ध्यान से दोबारा से सुनेंगे, इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में। जिस तापमान पर तरल पदार्थ अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो जब कोई जैसे हम लिक्विड को गर्म करते हैं और लिक्विड गर्म करने के बाद में हाँ, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा जल होता है, जल लिक्विड होता है, लिक्विड से जब हम उसे बर्फ़ बनाते हैं तो उसका वो हिमांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यह 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है? देखिए 257 डिग्री सेल्सियस पर आप जानते हैं कि 100 डिग्री पर ही जल उबलना स्टार्ट हो जाता है और गैस अवस्था प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट इसके आगे पानी का क्वथनांक, क्वेश्चन नंबर 20 है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आप कितना होता है? देखिए इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है, आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। C/5 बराबर F माइनस 32/9, 32/9। तो आप यहाँ पे F की जगह पे, सॉरी C की जगह पे आप कितना 100 रख देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा इधर, और 20 निम्मा 200 हो गया, हाँ 20 निम्मा 180 हो गया। 180 में जब आप इसको 32 को ऐड करेंगे तो 212 हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है हिमीकरण, 21 नंबर क्वेश्चन। हिमीकरण जो होता है फ्रीजीकरण, फ्रीजिंग। तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो आप जानते हैं कि ऐसा जो होता है एक्सपेंशन के कारण होता है, क्योंकि जब बर्फ़ बनती है तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करता है, यानी कि आयतन बढ़ता है जल का आयतन कितना। और ये भी है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर हाँ सर। हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। ना यहाँ पे इनका बोलने वाला होना है भैया, है ना वो ठेला पे अरे लाला जी नाम यार, के। ये भी लफड़ा में फंस गए कहीं। कैसा है? मैंने व्हाट्सएप वाले से कर दिया उससे, और आपका जैसे सीन करा, ट्रांजैक्शन तो हो गया, वो सब कुछ हो गया उसमें। अच्छा अब उसका स्क्रीनशॉट निकालना आफत हो जाएगी, कहाँ से निकालूं? चलो, मैं इनके भैया, मैं इनके उनसे बात करेगा। उनसे चेक कर लो, आगे पैसे तो पहुंच ठीक गए। है ठीक है ठीक है ठीक कर दिया मैंने। है।
हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो फ्रीजिंग होता है वो पाइप जो अधिकांशतः फटते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पर फटते हैं या फिर बर्फ़ बन जमने के बाद भी फटते हैं। दरअसल एक्सपेंशन नाम की घटना होती है जिसमें कि आयतन बढ़ जाता है पानी का। अधिकांशतः ये सर्दियों के समय में होता है या फिर जब कभी टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास आ जाता है तो 4 डिग्री पर क्या होता है कि जल का अधिकतम वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। तो ये लिखा हुआ कि 0 से 4 डिग्री तक इसका आयतन जो है पानी का यानी कि घटता है तथा घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति हो जाता है। आगे लिखा हुआ कि पानी का क्वथनांक बिंदु जो होता है वो कितना होता है। पानी का क्वथनांक बिंदु यदि हम केल्विन में चेक करना चाहें तो फॉर्मूले में टी की जगह पे हम क्या 100 ऐड कर देंगे तो 373 किसमें ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यहाँ तक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर। बहुत अच्छे हमने क्वेश्चंस आपके कराएं।